हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर 1 को, जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। यानी वो सर्कमस्टेंसेस को बताना है आपको जो कि मेन रीजन बनी थी रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट का, कहाँ पे, फ्रांस में। तो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से फ्रांस में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, हम लोगों ने देखा था कि सोशल इनक्वलिटी था, मतलब समाज में असमानताएं थी। जैसे कि 3 सोसाइटी बन गई थी, ठीक है, फ्रेंच 18th सेंचुरी में, डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, नेमली क्लर्जी, नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट विच इज कंप्राइज पीजेंट, ऑफिशियल, स्मॉल बिजनेसेस। पहले नंबर पे जो कैटेगरी आती थी वो क्लर्जी होती थी, दूसरे नंबर पे नोबेलिटी के लोग होते थे, और थर्ड स्टेट में वो लोग आ जाते थे जिसमें पीजेंट या फिर छोटे बिजनेसमैन या फिर बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, ये सब चीज़ें ऑफिशियल वगैरह आ जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यह सोशल इनक्वलिटी ऐसे थी कि भाई जो टैक्सेस होते थे ना, वो केवल थर्ड स्टेट के लोग ही पे करते थे। तो इट वाज द थर्ड स्टेट ओनली पे टैक्सेस। क्लर्जी एंड नोबेलिटी वेयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। जो क्लर्जी नोबेलिटी के लोग थे वो सब क्या थे, एक्सटेम्प्ट थे, यानी बाहर थे टैक्स देने, वो लोग टैक्स नहीं देते थे। ये पहला मेन रीज़न था। और दूसरा ऐसा कौन सा कारण था सरकमस्टेंस के रूप में जिससे कि फ्रांस में रिवॉल्यूशनरी जो चेंजेस आए। तो सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी जो चीज़ें थी उसकी कमी थी। जैसे कौन सी चीज़ें कमी थी, तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। 1715 में जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 23 मिलियन थी, और यह रोज हो गई कि लगभग 1789 में कितनी हो गई, 28 मिलियन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो फूड ग्रेन्स थे वेयर नॉट इन ग्रेट डिमांड। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या तो बढ़ रही थी फ्रांस में, लेकिन जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी ना, वो जो है नहीं हो पा रही थी। प्राइस ऑफ ब्रेड शॉट अप, और इस तरह से जो दाम थे ना ब्रेड के, वो सब क्या हुआ, बढ़ने लगा। वेजेस डिड नॉट कीप राइजिंग प्राइसेस। जिस तरह से जो है तनख्वाह उन लोगों को मिल रही थी, वो संतुष्टि भरा नहीं था जितना कि उस समय ब्रेड वगैरह के प्राइसेस हुआ करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ वहाँ पे, लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी भाई अब ऐसा समय आ गया कि अब तो हम बिल्कुल जी नहीं सकते, मर ही जाएंगे। फिर थर्ड ऐसे कौन सी हम लोग इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं, तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी रीज़न थी सर्कमस्टेंसेस के लिए किसी भी तरह के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। देखिए, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक, लंबे वर्षों तक जो युद्ध चला वहाँ पे फ्रांस में, वो जो है ना क्या कर दिया, वो ड्रेन कर दिया, यानी उसको फाइनेंशियल रिसोर्स को, जो उसके पास फाइनेंशियल स्रोत थे जहाँ से वो कमाता था पैसा, उन सब रास्तों को बंद कर दिया। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, तो इस तरह के फिर वो अपने खर्चे को फिर से मेंटेन करने के लिए, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो इस वजह से कोर्ट का व्यवस्था देखने के लिए, गवर्नमेंट जो चल रही है उसके ऑफिसेज को जो है चलाने के लिए खर्चे चाहिए ना, यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए खर्चे चाहिए ना, इसलिए वहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो गया गवर्नमेंट के पास, और उसने जो है टैक्सेस क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी फैक्टर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। देखिए छोटा छोटा ही आंसर लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, कितनी मेन पॉइंट को लिखा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास था वो स्ट्रॉन्ग था, तो उससे क्या प्रभाव हुआ, तो देखिए द मिडिल क्लास इमर्ज एजुकेटेड एंड वेल्दी। जो मिडिल क्लास था वो जो है शिक्षित होता था और क्या होता था, वेल्दी होता था। कब, 18th सेंचुरी में। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी गिवन प्रिविलेज बाई बर्थ। उनका जो है ना विश्वास था, उनका ये मानना था, कैसे मानना था, वो फिलासफर से जो है ना वो प्रभावित हुए थे कि भाई किसी भी राजा का बेटा जो है राजा ही नहीं बनेगा, यानी उसको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ, उसके जन्म से उसको नाम नहीं मिलना चाहिए, भाई जिसके अंदर क्वालिटी है उसी को प्रिविलेज मिलना चाहिए। ऐसा लोगों का कोई ऐसा ग्रुप नहीं था सोसाइटी में जो कि ऐसी बातों पे जो है ना विश्वास करता हो। आइडियाज ऑफ इनक्वलिटी एंड फ्रीडम वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलासफर। तो फिर बाद में क्या हुआ कि फिलासफर लोगों ने जो है ना आइडियाज, समानता के, इक्वलिटी के, फर्टर्निटी के, फ्रीडम के, इन सब के जो है ना आइडियाज जो है लोगों के सामने रखने शुरू कर दिए। फिर क्या होता है, इस वजह से जो है फ्रांस में द आइडियाज ऑफ दिस फिलासफर वेर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग द पीपल। इस तरह से फिर क्या होता है कि जो उनके आइडियाज़ थे फिलासफर के, वो सोसाइटी में और जगह जगह पे चर्चा किए जाने लगे, जैसे सैलून वगैरह में है ना, कॉफ़ी शॉप वगैरह में, कॉफ़ी हाउसेस में, सब जगह जो है होने लगा। इसमें फिर हम लोग नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, इमीडिएट कॉजेज। ये देखिए सबसे बड़ी बात है, ऑन 5 मई 1789
5 मई 1789 में जो लुई 16 था कॉल टुगेदर एन असेंबली और एस स्टेट्स जनरल टू पास न्यू टैक्सेस, प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। देखिए जो लुई 16 था ना, उसने जो है एक असेंबली में सबको एक साथ इकट्ठा किया और वहाँ पे तीनों स्टेट के लोगों को, और वहाँ पे जो है ना उसने न्यू टैक्सेस के लिए प्रपोजल रखा। फिर क्या होता है, थर्ड स्टेट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस प्रपोजल बट एज ईच स्टेट हैव वन वोट द किंग रिजेक्टेड हिज अपील दिस अपील। तो वहाँ पे हम लोगों ने, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है, तो हम लोगों को पता है कि वहाँ पर जो है ना उन लोगों ने क्या नियम रखा था कि भाई 3 वोट नहीं होंगे, तीनों स्टेट के अलग अलग वोट जो दिए जाते थे, 3 वोट। मान लीजिए ये पहली कैटेगरी है, एक सेकेंड, मान लीजिए ये पहली कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी है और ये तीसरी कैटेगरी है, स्टेट में बटे हुए। इनका भी 1 वोट, इनका भी 1 वोट, इनका भी 1 वोट। तो ये दोनों हमेशा भाई भाई बन के रहते थे, ये दोनों हमेशा जीत जाते थे, ये हमेशा अकेला पड़ जाता था। तो लोगों ने सोचा कि भाई इस बार इस तरह से वोटिंग नहीं होगी, इस तरफ से इस बार कितनी वोटिंग होगी कि भाई 300 जो फर्स्ट कैटेगरी के आए हैं, 300 जो सेकेंड कैटेगरी के आए हैं और 600 जो थर्ड कैटेगरी के लोग आए हैं, ये सभी लोगों का पर पर्सन पर वोट होगा, यानी एक व्यक्ति का 1 वोट माना जाएगा और सभी लोग जो है वोट देंगे। यह लोगों ने अपील किया, लेकिन इनके इस अपील को जो किंग था ना वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो फिर क्या होता है, दे वॉकड आउट फ्रॉम ऑफ असेंबली, वो असेंबली से बाहर चले जाते हैं। कौन, वो जो लोग इसकी मांग कर रहे थे। तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें रीज़न थी सर्कमस्टेंस के रूप में, अगर हम लोग देखें फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्टेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन होने से फ्रेंच की कौन सी सोसाइटी को ज़्यादा फायदा हुआ, या ये कहें कि विच ग्रुप्स वेयर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, और कौन सी ग्रुप में, कौन सी सोसाइटी के ग्रुप वाले लोगों को जो है पावर को रिक्लूनिस करने का अधिकार मिल गया, यानी उनके हाथ में पावर आ गए, और कौन सा सेक्शन ऐसा था सोसाइटी का जहाँ पर जो है बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड थे, मतलब वो सोसाइटी के लोग क्या थे, डिसअपॉइंटेड थे, मतलब निराश थे विथ आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का जो परिणाम आया उससे काफ़ी ज़्यादा निराश थे। जैसे इसमें तो हम लोग बहुत सारा चीज़ें देख सके हैं, जैसे कि जो मिडिल थर्ड क्लास के लोग थे उन लोगों को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं था, वीमेन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, चिल्ड्रन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, और ऐसे लोग जिनका एज जो है 21 ईयर्स, उनको जो है वोट देने का राइट्स नहीं था, तो वो सब भी डिसअपॉइंटेड रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में कि द रिस्टर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड और जो मिडिल क्लास था वो उन्हीं लोगों को केवल बेनिफिट हुआ। जो जो क्लर्जी कैटेगरी के लोग थे, जो नोबेल्टी थे, वो लोग बेचारे जो है रिक्लूस हो गए पावर से, ठीक है। और जो पुअरर सेक्टर था ना, सोसाइटी का सेक्शन था, उसमें जो वीमेन थी वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी जो आउटकम आया था रिवॉल्यूशन का, क्योंकि उनसे प्रॉमिस किया गया था इक्वलिटी का, लेकिन जो कि नॉट फुलफिल इन द फुल मेजर एंड एंड ऑफ द रिवॉल्यूशन। जैसे ही रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ उसके अंत में भी जो इक्वलिटी की बेसिक रूल होते हैं ना, उनको उनकी ज़रूरतें जो थी उसको फुलफ़िल नहीं कर रही थी, इसलिए वीमेंस भी क्या थी, डिसअपॉइंटेड रही इस रिवॉल्यूशन के आउटकम से। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि डिस्क्राइब द लिजेसी of French Revolution for the peoples of the world during the 19th and 20th century। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कौन सी लिगेसी थे, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। तो वो कौन से लोग थे, तो चलिए उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा लिखना है। तो द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जो लिबर्टी के आइडियाज़ थे, जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी सभी देश के जो लोग हैं वो क्या सीख लेते हैं यहाँ से, लिबर्टी के बारे में सीख लेते हैं और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में सीख लेते हैं कि भाई यहाँ पे जिस तरह से है उसी तरह सब जगह होनी चाहिए। स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में यह बात जो है पूरे फ्रांस से लेकर यूरोप तक जो है फैल जाती है। उसके बाद क्या होता है, वेयर फेड्यूल सिस्टम वेयर एब्लाइज्ड, और जो उस समय जो फेड्यूल सिस्टम था, फेड्यूल मतलब देखिए होता है ज़मींदारी का सिस्टम, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो एक्सेट्रा जो कुछ भी ऐसे, तो इस तरह के जो सिस्टम थे उसको पूरी तरह से क्या किया गया, एब्लाइज कर दिया गया। इट इंस्पायर्ड द जर्मन्स, इटालियंस एंड ऑस्ट्रियंस टू ओवरथ्रो दियर अप्रेसिव रिजिम्स। तो इस तरह से कहाँ कहाँ पे यह ज़्यादा प्रभाव डाला, जर्मन्स में, इटालियंस में और ऑस्ट्रियंस को के ऊपर, वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इस तरह की पारंपरिक जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पे उनको हटाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। फिर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड द स्ट्रगलिंग नेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हु वेयर ग्रोइंग अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म। कॉलोनी क्या होती है, देखिए हम लोगों ने वीडियो में समझा था, अभी हम लोग कॉलोनी समझते हैं। कॉलोनीज का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि
ये मान लीजिए कि हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया किसका गुलाम है? ब्रिटेन का, ठीक है। यानी इंडिया पे ब्रिटेन का शासन चलता है, तो ब्रिटेन का इंडिया क्या हुआ? कॉलोनीज हुआ, ठीक है। उसी तरह से जो फ्रांस की कॉलोनीज थी, ठीक है, मतलब ऐसा कंट्री, कोई कंट्री जिस दिन कंट्री पे, स्टेट पे अपना शासन चलाता है, उसको अपने अधिकार में लिया है, वो सब उसके कॉलोनीज कहलाएंगे। तो कॉलोनीज क्या थी? फ्रांस की बहुत सारी कॉलोनीज थी। तो इसमें कह रहे हैं कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, उसने इंस्पायर्ड किया किसको? स्ट्रगलिंग नेशन को, जैसे कि एशिया के, अफ्रीका के, ठीक है, ऐसी जगहों पे, और साथ ही साथ यूरोपियन की जो कॉलोनीज थी उन सब जगहों पे भी यह बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। टिप्पू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम लोगों ने देखा था चैप्टर के लास्ट सेक्शन में, लास्ट पैराग्राफ्स में, कि वहाँ पे लिखा था कि जो टिप्पू सुल्तान थे और जो राजा राम मोहन राय थे, ये दो लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ के इंडिविजुअल राइट्स में और जो रिवॉल्यूशन आए थे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और अपने देश में उन सब बातों को जो है फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है ड्रॉ अप ए लिस्ट। एक आपको लिस्ट बतानी है डेमोक्रेटिक राइट्स के, जो डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के अधिकार हैं, उन सब चीज़ों के बारे में एक लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट? वी इंजॉय टुडे, जो कि आज हम लोग यूज करते हैं, इंजॉय करते हैं। हुज ऑरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रांस रिवॉल्यूशन, और जिसको कहाँ से लिया गया है, उस तरह की विचारधारा को, उस तरह की डेमोक्रेटिक राइट्स को कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से लिया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फर्टर्निटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से ली गई। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए मेन चीज़ें, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हमें सबको एक समानता का अधिकार है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी क्या है? इक्वल है लॉ के सामने। और फ्रीडम, सबको आज़ादी है रहने की, खाने की, पहनने की, सोने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और हमें आज़ादी है अपनी स्पीच, यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन भी दिखा सकते हैं। राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, हम लोग को राइट है कि हम लोग कोई भी एसोसिएशन बना ले। एसोसिएशन में संस्था वगैरह है ना, तो बहुत सारी संस्थाएं हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं जो कि वर्क कर रही हैं। तो इस तरह से हम लोग को राइट्स मिले, जो कि फ्रांस के रिवॉल्यूशन से, वहाँ के इस तरह के रिवॉल्यूशनरी चेंज से हम लोगों के अंदर भी आए और भावनाएं आई, और हम लोगों ने भी उसे प्राप्त किया। फिफ्थ क्वेश्चन में है, वुड यू एग्री विद द व्यू ऑफ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बेस्ड विथ कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्लेन। क्या आप सहमत हैं कि जो यूनिवर्सल राइट्स के अधिकार हैं, जैसे यूनिवर्सल जो सबके अधिकार है, उससे आप लोग सहमत हैं, सहमत करते हैं? और अगर सहमत हैं तो किस तरह से, मतलब बीसेट करते हैं उसके कॉन्ट्रडिक्शन पे? तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। आंसर में हम लोग लिखेंगे कि द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज बीसेट ऑफ विद कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन पे जो है डिपेंड करता है। कैसे? मैनी आइडियल्स in the Declaration of Rights of Man and Citizens were repeated with dubious meaning। बहुत सारे दो मीनिंग, मतलब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं ना जिसके कई सारे मीनिंग हो जाते हैं, तो डोबियस मीनिंग हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर अगर समझें तो द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरवर्ड ओनली एक्शन इंजरीज टू सोसाइटी, हैड नथिंग टू से अबाउट क्रिमिनल ऑप्शंस अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल। जैसे कि एक ही बात के, एक ही लॉ ऐसी हो कि भाई जो कि कुछ सोसाइटी में इंजरस हो जाए, घायल हो जाए, ठीक है, उसको उसके लिए जो है लागू किया जा रहा है, उसकी हेल्प करने के लिए लागू की जा रही है। लेकिन अगर कोई उसी जगह सेम कंडीशन पे यदि किसी आसपास की सोसाइटी के लोगों के साथ यदि क्रिमिनल ऑप्शंस हो जाता है तो उसके खिलाफ इंडिविजुअल नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी जो है बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में देखा जाता है इस तरह के एक्टिविटीज़ को। सेकेंड नंबर पर यदि हम लोग देखें तो डिक्लेरेशन क्या लिख सकते हैं इसमें? द डिक्लेरेशन स्टार्टेड दैट लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, all citizens have the right to participate in its formation, all citizens are equal before it, but when France became a constitutional monarchy, almost 3 billion citizens include men under age of 25 and women were not allowed to vote overall। और सबसे बड़ी बात डिक्लेरेशन जो उस समय लॉ में ये हुआ था भाई कि जो सभी सिटीजन्स हैं ना वो इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल हैं, लेकिन फ्रांस में क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी उसमें क्या हुआ था कि भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लगभग 3 मिलियन सिटीजन्स ऐसे थे जो कि 25 साल की उम्र से कम थे, और वीमेन जिनको कि वोट देने का तो फिलहाल कोई अधिकार नहीं था, चाहे वो 25 साल से ज़्यादा हो या फिर कमज़ोर हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाय दिस यूनिवर्सल राइट्स, इस तरह के जो राइट्स मिले थे, पुअर वेर सरप्राइज्ड, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अवेलेबल फॉर रिच, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था किसके लिए केवल अवेलेबल था? रिच पर्सन के लिए अवेलेबल था, यानी कलर्जी और नोबल के लोग को।
और जो मिडिल क्लास में भी जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनमें भी जो उनमें धनी थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो टैक्स जो है पे करते थे, तीन लेबर के बराबर 3 दिनों के मतलब 3 डेज के बराबर यदि कोई लेबर वेज पाता है अपना, तो वो जो उसकी जो टोटल वेज है ना, जब वो टैक्स पे करता था तो 3 दिन के वेज के बराबर, तो उस तरह के व्यक्ति को जो ना वोट देने का अधिकार दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि हाउ डू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट को किस तरह से उसका शासन जो है स्टार्ट हुआ, हम लोग ने थोड़ा सा चैप्टर के स्टार्टिंग में और एंड में देखा था, तो उसी के आधार पे हम लोग को इसमें लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसमें बहुत सिंपल सा लिख सकते हैं। आफ्टर द फ्रेंच बिकेम रिपब्लिक इन 1792, 1792 में जब फ्रेंच जो है रिपब्लिक बन गया था, तो जो रूलर था रॉबिस्फेयर ना, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर, जो लीडर था जकोबियन क्लब्स का, वो जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिविलेज जो है ना देने लगा वेल्दियर सेक्शन को। सोसाइटी के जो धनी लोग थे ना उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देने लगा। बाद में फिर वह क्या करता है, सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेट हिमसेल्फ, अपने आप को ही जो राजा घोषित कर लेता है वहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है कि दिस लेड टू द ऑरिजिन ऑफ टेरर फॉर द फॉलोइंग मेनी ईयर्स। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा आतंक में वहाँ पे लोगों को कई सालों तक वहाँ पे राज्य करता है। आफ्टर द रॉबिन्सफेयर रूल केम टू एन एंड ऑफ डायरेक्टरी वाज फॉर्म टू अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर इन द इंडिविजुअल राइट्स। फिर बाद में वो क्या करता है कि जितने भी लोगों के इंडिविजुअल राइट्स है, चाहे वो गरीब तबका रहा हो सोसाइटी का, सबके अधिकारों को खत्म कर देता है। इससे क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना ऑफ डायरेक्टरी ऑफ्टन फाउट अमंग देमसेल्फ लीडिंग टू द टोटल चॉइस एंड वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो आपस में लड़ने लगते हैं। और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पे फ्रेंच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ऐसा होने से क्या हो जाता है, दिस क्रिएटेड ए पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस, दिस वाज ए कंडक्टिव सिचुएशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट टुक द रीजन ऑफ पावर ए मिलिट्री डिक्टेटर। तो ये क्या होता है बाद में कि जैसे ही ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर अपना पावर जो है इंक्रीज करता है और तमाम तरह के लॉज वगैरह पास करता है, तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है पॉलिटिकल रूप से। और तो इसके बाद जब ये कमज़ोर हो जाता है तो उसके जाने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो उस क्षेत्र का उस समय जो है मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में अपने आप को घोषित कर देता है और पावर उसके हाथ में रहती ही है। तो इस तरह से वो जो है वहाँ का शासक बन जाता है कुछ सालों के लिए। तो ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे अब चैप्टर समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी और सब्जेक्ट के मैं वीडियोस कंप्लीट करा दिया हूँ, थ्योरीज वगैरह के आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से बनाया गया है, आपको ज़रूर समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा, दोबारा फिर उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।